वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवल चैप्टर 21। डॉक्टर फिनिया इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरी हेड के ऑफिस के सामने रुकी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसने देखा कि बुआ अपनी कुर्सी पर गहरी नींद में थी। उसका चेहरा लैपटॉप टेबल पर रखे तकिए पर टिका हुआ था। स्क्वायर फ्रेम वाले ग्लासेस पास ही रखे थे और उसने अब भी अपनी लैब कोट पहन रखी थी। फिनिया हल्का सा मुस्कुराई और दरवाजा बंद कर दिया। वो उसके पास जाकर नीचे बैठ गई। शाम होने को थी और बुआ की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अभी 15 मिनट पहले ही उसने स्टूडेंट्स की क्लास खत्म की थी। फिनिया ने हल्के से एक हाथ उसके कंधे पर रखा और गहरी आवाज में कहा कि उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने दोबारा पुकारा तो नींद में डूबी बुआ ने हल्की आवाज में उसे बस 1 मिनट और सोने की मोहलत मांगी। उसके बाद उसने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया और आंखें बंद ही रखीं। फिनिया ने उसे अपने कमरे में जाकर सोने की सलाह दी, लेकिन बुआ ने पहले उसे जाने को कहा और वो उसे वहीं मिलेगी। फिर उसने पैंट की पॉकेट से अपनी कीज निकाली और फिनिया की तरफ बढ़ा दी। फिनिया ने हंसते हुए पूछा कि क्या वो ऐसे ही किसी को भी अपनी कीज पकड़ा देती है, लेकिन बुआ ने नींद में कुछ तो जवाब दिया और फिर से सो गई। फिनिया ने इस बार सख्त लहजे में कहा कि उसे अपने कमरे में जाकर कुछ खाकर सो जाना चाहिए। बुआ ने सहमति में सिर हिलाया, मगर आंखें बंद ही रखी। उसने बताया कि उसने पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया है। फिर उसने अपनी नजरें उठाकर फिनिया को देखा और कहा कि वो कल उसके साथ जाएगी, क्योंकि आज रात वो बस सोना चाहती है। फिनिया ने सॉफ्ट आवाज में जवाब दिया कि वो उसे कभी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगी। ये सुनते ही बुआ अचानक उठी और अपनी लैब कोट के बटन खोलने लगी। वो अभी भी नींद में झूम रही थी। तो फिनिया ने कहा कि आओ, मैं मदद कर देती हूँ, और आगे बढ़कर लैब कोट अनबटन करने लगी। बुआ ने आंखें मलते हुए हल्की सी नींद भरी आवाज निकाली, जबकि फिनिया ने धीरे से उसकी कोट उतार कर कुर्सी पर रख दी। फिर उसने बुआ की बिखरी लटों को हटाया और उसे उसका चश्मा पहना दिया। उसकी लंबी पतली उंगलियां हल्के से बुआ के माथे को छू गईं। फिर एक पल बाद फिनिया थोड़ा पीछे हटी और पूछा कि क्या वो थक गई है। बुआ ने हमेशा की तरह हल्की सी आवाज में जवाब दिया कि थकी तो नहीं हूं, बस नींद आ रही है। फिनिया मुस्कुराई और कहा, इसमें नया क्या है, तुम्हें तो हमेशा ही नींद आती है। इस पर बुआ ने जवाब दिया कि हाँ, आजकल एक इंसान है मेरी जिंदगी में जो मुझे सोने नहीं देती। फिनिया ने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा कि ठीक है, तो आज रात वो बस उसे गले लगाकर सुला देगी। बुआ ने स्लीपी वॉइस में जवाब दिया कि किसने कहा कि उसे गले लगकर सोना है। फिनिया ने हंसते हुए पूछा कि तुम्हें इतनी नींद में भी झगड़ने की एनर्जी है। बुआ ने धीरे से कहा कि अगर वो उसे गले लगाना चाहती है तो सीधे सीधे कह सकती है। फिनिया ने हल्के अंदाज में कहा कि उसने कभी सिर्फ उसे गले लगाने की चाह नहीं रखी, बल्कि हमेशा उससे कहीं ज्यादा चाहा है। बुआ ने हल्की सी आवाज में कुछ बुदबुदाया और झुककर धीरे से अपना माथा उसके कंधे पर टिका दिया। उसकी हल्की आवाज फिनिया के कंधे से टकराई और उसने गहरी नींद में फिनिया को थैंक्स बोला। भले ही वो अब भी नींद में थी, उसकी आवाज में ईमानदारी झलक रही थी। उसने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारा क्या रोल है अभी यहाँ मेरी लाइफ में, पर मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। ये सुनते ही फिनिया ने उसे कस के गले लगा लिया। उसकी आवाज गहरी और इमोशनल हो गई जब उसने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि बुआ उसके बारे में क्या सोचती है या फिर बुआ की लाइफ में उसकी क्या अहमियत है। बुआ उसे अपनी लाइफ में जो भी जगह देगी वो उसे स्वीकार कर लेगी। फिर उसने हल्के से कहा कि अब हमें कमरे में चलना चाहिए, बाकी बातें कल होंगी। बुआ ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगला दिन फैंग वर्करूम में आई, जहां बुआ रिसर्च पेपर्स पढ़ रही थी और उसके हाथ में एक गोरिल्ला की स्कल थी। फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसे उसका नया खिलौना मिल गया है। हल्की फुल्की बातचीत के बाद फैंग ने सीधे सवाल किया कि वो आज फिनिया के साथ क्यों आई। बुआ का हाथ रुक गया। उसने अपने स्क्वायर ग्लासेस के पीछे से फैंग की ओर देखा। उसका चेहरा हल्का सा फीका पड़ गया। जिस नींद का असर पहले उसके चेहरे पर था, वो पल भर में गायब हो गया। उसने न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हुए पूछा कि फिनिया के साथ कौन आया था।
लेकिन फैंग ने साफ कहा कि सवाल उसने किया है, जवाब भी उसे चाहिए। उसने बताया कि उसने पार्किंग लॉट में बुआ को फिनिया की कार से उतरते देखा था। बुआ ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा कि शायद फैंग ने गलत देखा हो। वो इडियट किसी और के साथ भी हो सकती है। फैंग ने धीमे से उसका नाम लेकर जैसे चेतावनी दी कि अब बात को और नहीं छुपाया जा सकता। लेकिन बुआ ने भी आसानी से हार नहीं मानी और पूछा कि अगर वो फिनिया के साथ थी भी तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। उसका जवाब सुनकर फैंग का संदेह और गहरा गया। उसने घूरते हुए कहा कि उसे लग रहा है कि दोनों कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो अचानक कब से इतने क्लोज हो गए और मैंने देखा है अब तुम दोनों एक दूसरे को कुछ अलग ही नजरों से देखने लगे हो। बुआ ने तुरंत पूछा कि अलग नजरों से मतलब क्या है। फैंग ने बताया कि उसने देखा है फिनिया को उसे एक टक देखते हुए। बुआ ने मजाक में कहा कि शायद फिनिया उसे घूर रही होगी ताकि हमला कर सके, लेकिन फैंग ने कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता। उसकी नजरें कुछ और ही कह रही होती हैं, जैसे वो बुआ को खा जाना चाहती हो। बुआ ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि फिनिया मेरा सिर खाना चाहती है? फैंग ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, खाने का मतलब हमेशा लिटरल नहीं होता, कुछ और भी हो सकता है। बुआ ने हंसते हुए मजाक किया कि शायद फैंग रात भर सोई नहीं है या अभी भी नींद में है। उसने चश्मा उतारकर फैंग की तरफ बढ़ाया और कहा कि शायद अब वो बूढ़ी हो रही है, इसलिए आंखें कमजोर हो गई हैं। फैंग ने हंसते हुए बुआ के चश्मा बढ़ाते हाथों पर मारा और कहा कि उनकी उम्र बराबर है, लेकिन चश्मा तो पहले बुआ को लगा था। फिर उसने बुआ को संदेह से देखा और पूछा कि क्या वो कुछ छुपा रही है। बुआ ने कहा कि फैंग ज्यादा सोच रही है। उसने बताया कि जब फिनिया ने उसे देखा तो बस लिफ्ट दे दी थी, लेकिन उसका लहजा थोड़ा तेज हो गया था, जो उसकी बेचैनी को दिखा रहा था। असल में वो अभी किसी को भी अपने और फिनिया के रिश्ते के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो फिनिया के बारे में क्या सोचती है। सब कुछ उलझा हुआ था और उसे नहीं पता था कि ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा। फैंग ने कहा कि अगर वो पुरानी फिनिया होती तो लिफ्ट देने के बजाय उसका पैर कुचल देती। इसलिए वो जानना चाहती है कि वे दोनों कब से इतने क्लोज आ गए हैं। बुआ ने तुरंत पलटकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वे एक दूसरे के क्लोज नहीं हैं। पीछे से फैंग को आवाज दी गई और फीनिया आकर उनके पास खड़ी हो गई। फीनिया ने फैंग को बताया कि जापान में लैब को सैंपल्स भेजने के लिए फंड्स प्रोफेसर ने अप्रूव कर दिए हैं। ये सुनकर फैंग खुश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए दोनों कॉलीग्स की तरफ देखा और मजाक में कहा कि क्या सच में उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है। फीनिया, जो अभी आई थी, फैंग का सवाल समझ नहीं पाई और उलझन में पूछा कि उसका क्या मतलब है। इस पर बुआ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अगर उसने कह दिया कि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। और जैसा कि उसने बताया, डॉक्टर फिनिया ने बस उसे देखा तो लिफ्ट दे दी। फैंग ने मजाकिया अंदाज में दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि अगर इस जिंदगी में वो दोनों को अच्छे से बात करते देख लें, तो बिना बच्चों के भी चैन से मर सकती है। बुआ ने फिनिया की तरफ देखा, जो अभी भी बातचीत को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने साफ किया कि वे साथ नहीं हैं और अब उसे क्लास में पढ़ाने जाना है। इतना कहकर बुआ जल्दी से कमरे से निकल गई। बुआ के जाते ही फिनिया ने फैंग की तरफ देखा और पूछा, क्या हो रहा है? फैंग मुस्कुराई और बोली, मैंने बुआ से कहा था कि मैंने तुम दोनों को एक साथ बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में देखा था। तो मैं बस यही जानना चाहती थी कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा, जो मुझसे छिपाया जा रहा है। फिनिया ने ज्यादा कुछ कहे बिना पूछा, तो बुआ ने क्या जवाब दिया? फैंग ने बताया कि बुआ ने कहा कि कुछ नहीं है। इस पर फिनिया ने भी सीधा जवाब दिया, हाँ तो फिर कुछ नहीं है। फैंग ने हंसते हुए कहा कि अगर उनके बीच सब ठीक है तो अच्छा है। कम से कम अब उसे उनके सामने अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करना पड़ेगा। जब दोनों के बीच लड़ाई होती है तो उसे समझ नहीं आता कि किसका साथ दे। वो थक चुकी है दोनों को अलग करते करते। फीनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि फैंग तो शुरू से ही बुआ का साथ देती है। इस पर फैंग ने हंसते हुए कहा कि पहले की बात अलग थी, लेकिन अब फिनिया उनकी बॉस है तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। थोड़ा रुककर फैंग ने धीरे से पूछा कि क्या फिनिया को कभी नहीं लगता कि जब वो बुआ के साथ होती है तो उसका बर्ताव थोड़ा अलग हो जाता है? इस सवाल पर फिनिया थोड़ी हैरान हो गई और पूछा कि अलग कैसे?
फैंग मुस्कुरा दी और बोली कि भले ही उसने फिन्या के बाद ग्रेजुएशन किया है, लेकिन जिंदगी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसने फिन्या के कंधे पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा कि अगर फिन्या कुछ इलीगल नहीं कर रही है, तो दोस्त होने के नाते वो उसके साथ है। अगर कभी मदद की जरूरत हो, तो बेझिझक बताए। फिन्या ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि क्या वे ये कॉन्वर्सेशन उसके ऑफिस में कर सकते हैं। फैंग ने बस सिर हिलाया और फिन्या के साथ 5th फ्लोर पर चली गई। फिन्या कुर्सी पर बैठी और फैंग को भी बैठने का इशारा किया। उसने कहा कि उसे फैंग से एक राय लेनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करे। फैंग ने बिना देर किए सीधे सवाल किया कि क्या फिन्या को बुआ पसंद है। फिन्या ने हैरानी से कहा कि क्या ये इतना जाहिर है। फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ऐसा लगता है जैसे फिन्या अपनी नजरों से बुआ को खा जाएगी। भले ही उनके बीच तालमेल नहीं बैठती, फिर भी दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं। फैंग ने अचानक बात रोककर कुछ सोचा और पूछा कि कहीं सच में फिन्या बुआ पर हमला तो नहीं करने वाली। फिन्या ने गहरी सांस लेते हुए ना में सर हिलाया और कहा कि उसे नहीं पता कि बुआ क्या सोचती है। फैंग ने समझाया कि उसने गौर किया है कि जब भी वो बुआ से फिन्या के बारे में बात करती है, बुआ तुरंत बात बदल देती है। लेकिन फैंग जानती थी कि बुआ तब तक कुछ नहीं बोलेगी जब तक उसे फिन्या पे पूरा यकीन ना हो जाए। फैंग ने बताया कि बुआ जितनी जिद्दी है, उतनी शायद ही कोई हो। फिन्या ने चिंता में सिर हिलाया और लंबी सांस ली। फैंग ने आगे कहा कि बुआ को लगता है कि फिन्या उससे बेहतर है, और अगर फिन्या उसे सीधे सीधे भी अपनी फीलिंग्स बता दे, तब भी बुआ को यकीन नहीं होगा। फिन्या ने सहमति में सिर हिलाया और हल्की घबराहट में कहा कि उसे पता है कि उनके बीच पहले सब ठीक नहीं था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। फैंग ने पूछा कि उनके बीच बात कहाँ तक पहुंची है। फिन्या थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसकी खामोशी से फैंग ने अंदाजा लगा लिया कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। फैंग ने आगे पूछा कि अब वे दोनों साथ कितना वक्त बिताते हैं। उसने कहा कि जब से फिन्या वापस आई है, उसने उन्हें अक्सर साथ देखा है। पहले जब वे अलग अलग डेस्क पर काम करते थे, लेकिन जैसे ही बहस होती तो ऐसा लगता मानो रिंग में दो बॉक्सर खड़े हों, फिर से भिड़ने के लिए तैयार। मगर अब भले ही वे अलग फ्लोर्स पर हैं, फिर भी अक्सर साथ नजर आते हैं। लैब में, वर्क रूम में, मीटिंग रूम में, और उनकी नजरें भी एक दूसरे से हटती नहीं, खासकर फिन्या की। फिन्या ने पूछा कि फैंग ये सब इतनी गौर से क्यों देख रही थी। फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर ध्यान नहीं देगी तो कैसे जानेगी। फिन्या ने एक लंबी भारी सांस ली और कहा कि उसे लगता है कि अब बुआ उससे ज्यादा करीब है, लेकिन जब भी वो इस बारे में बात शुरू करती है, बुआ तुरंत बात बदल देती है। पहले जब फिन्या उसे छेड़ने की कोशिश करती थी, तो भले ही बुआ कमरे के दूसरी तरफ हो, वो जवाब देने के लिए खड़ी हो जाती थी। फिन्या ने उदासी से कहा कि अगर बुआ एक शवल से उसके चेहरे पर मार दे, तो भी वो ज्यादा अच्छा महसूस करेगी, बजाय इसके कि वो ऐसे प्रिटेंड करे कि उसे उसके बढ़ती फीलिंग का नहीं पता। फैंग ने गंभीरता से पूछा कि क्या फिन्या बुआ को लेकर सीरियस है। फिन्या ने धीमे स्वर में कहा कि मुझ में ज्यादा आगे सोचने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे डर है कि आखिरी फैसला मेरा नहीं होगा। उसने फैंग से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। फैंग ने सलाह दी कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसे रिस्क लेना चाहिए और अपनी कमिटमेंट दिखानी चाहिए। उसे बुआ का ध्यान रखना होगा, उसे सपोर्ट देना होगा। फिर वो थोड़ी देर रुकी और बोली, मुझे नहीं पता तुमने इतना आगे सोचा है या नहीं, लेकिन अगर वो दिन कभी आया, तो उसे बहुत प्यार देना। फिन्या ने थोड़ी उलझन में पूछा, प्यार? फैंग ने क्लियर किया कि उसे समझना, ट्रस्ट करना और उसकी एबिलिटीज को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुआ को लगता है कि वो इस मामले में तुमसे कम है। ये सुनकर फिन्या ने फैंग की ओर देखा और कहा कि उसने तो पहले ही बुआ को एक्सेप्ट कर लिया है। उसने कभी उसकी एबिलिटीज पर डाउट नहीं किया, बल्कि इसी वजह से डरती थी कि कहीं बुआ उससे आगे ना निकल जाए। फैंग ने सलाह दी कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, उसे दिखाना भी जरूरी है। उसने याद दिलाया कि उनकी शुरुआत सामान्य नहीं थी। उनका रिश्ता डिस्ट्रस्ट और डर से शुरू हुआ था। शायद बुआ अब भी यही सोचती है कि फिन्या अच्छे से पेश आ रही है, लेकिन मौका मिलते ही धोखा देगी। फिन्या ने स्वीकार किया कि बुआ हमेशा कहती है कि वो बस एक स्पॉइल्ड लड़की है,
जो एक दिन उससे ऊब जाएगी और उसे छोड़ देगी। फैंग ने मुस्कुराकर कहा कि बुआ इतनी नींद में रहती है कि पागल हो चुकी है। उसने शिकायत की कि पहले दोनों एक दूसरे को मारने पर तुली थी, अब एक दूसरे को खा रही है। फैंग ने कहा कि उसे पहले से शक था, क्योंकि उसने कई बार दोनों को एक दूसरे को देखते हुए पकड़ा है। और जब उसने बुआ से सीधे पूछा तो वो मानने को ही तैयार नहीं थी। फीनिया ने कहा कि बुआ को मत बताना कि उसने फैंग से ये बातें की हैं। फैंग ने पलटकर पूछा, क्यों, क्या वो उससे डरती है? फैंग ने कहा कि फिनिया प्यार में है, क्योंकि जब वो उसे देखती है तो ये साफ नजर आता है। फैंग की बातों से फिनिया का चेहरा लाल पड़ गया। फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे ही तो कर्मा कहते हैं। ये उस चीज की कीमत है जो तुमने बुआ के साथ किया। इसलिए ईमानदार रहो और उसे तुम पर भरोसा करने का वक्त दो। फिर उसने सीधा सवाल किया, क्या तुम अब भी उससे बदला लेने के बारे में सोच रही हो? फिनिया ने स्वीकार किया कि शायद पहले उसने बहुत गलत किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब भी वो उन बातों के बारे में सोचती है जिनसे बुआ को तकलीफ हुई, तो उसे ज्यादा बुरा लगता है। फैंग ने पूछा, अगर तुम्हें वाकई बुरा लगता है, तो क्या तुमने उससे माफी मांगी? फिनिया ने आईब्राव चढ़ाकर सवाल दोहराया। माफी? फैंग ने समझाया, अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए माफी मांगो, ताकि वो देख सके कि तुम अब पहले वाली फिनिया नहीं रही, ताकि वो समझ सके कि तुम सच में कोशिश कर रही हो। फैंग ने याद दिलाया कि फिनिया ने ही फैकल्टी से कहकर बुआ की जांच करवाई थी। उसने कहा, प्लेजरिज्म या किसी और के काम की नकल करना एकेडमिक एथिक्स का गंभीर उल्लंघन है। अगर वो आरोप साबित हो जाता तो उसे निकाल भी सकते थे। इसलिए ये भी बड़ी बात है कि बुआ अब भी तुम्हारी तरफ देखती है। फैंग ने कहा, माफी मांगने का मतलब है कि तुम ये मान रही हो कि तुम्हारी फीलिंग्स बुआ की फीलिंग्स से ज्यादा अहम नहीं है। फिनिया ने कहा, मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ। फिर फैंग को धन्यवाद दिया और सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने बुआ से एक बार भी माफी नहीं मांगी थी। थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए फैंग ने मजाक में पूछा, वैसे वापस क्यों आई? कितनी जगहें घूम चुकी हो? क्या कोई लड़की पसंद नहीं आई? फिनिया ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, मुझे कभी भी कोई खास पसंद नहीं आया, और मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है। फैंग ने हंसते हुए कहा, और आखिर में तुम्हें वही लड़की पसंद आई जो हमेशा सोती रहती है। प्रोफेसर को जब पता चलेगा वो तो खुशी से चिल्ला पड़ेंगी। तुम दोनों उनकी फेवरेट्स हो। फिर उसने जोड़ा, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताना, प्रोफेसर, और मुझे निराश मत करना। फिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल रही हो। प्रोफेसर तो सब स्टूडेंट्स का ध्यान रखती है। फैंग ने जवाब दिया, हर टीचर के अपने फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनसे वो उम्मीद रखते हैं कि वो उनका काम आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने सही लोगों को चुना है। इसके बाद फैंग खड़ी हो गई और कहा, मेरा बजट अप्रूवल डॉक्यूमेंट भेज देना। अब मैं चलती हूँ, कुछ खाना है, आज का दिन लंबा रहा। फिनिया ने थैंक्स कहा। जाते जाते फैंग ने मुस्कुराकर कहा, संभल कर रहना, और अगर वो तुम्हारे साथ ज्यादा उलझे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना। मैं तुम दोनों के लिए दुआ कर रही हूँ, और उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम प्रोफेसर को सब सच बता दोगी। बस उनकी शक्ल देखने का सोच कर ही हंसी आ रही है।